हेलो लव यू। स्वागत है आप सबका अम्ब्रेला क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्या चल रहा है, लक्ष्मीकांत की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम। तो चलो, आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एक बहुत ही अच्छा कोटेशन जिसमें लिखा गया है, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। देखो, जब तक हम किसी काम को छोड़ते नहीं, अगर हम खुद नहीं ना किसी काम को छोड़ते, तो हम उस काम को कर सकते हैं। बट जब हम अंदर से सोच लें कि नहीं, ये काम तो हमसे होगा ही नहीं, फिर चाहे सारी दुनिया कहती रहे कि आप ये काम कर सकते हो, तो हम नहीं कर सकते। इसलिए आपका इनर मोटिवेशन हर काम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमेशा हर काम के लिए आपके पास क्या आना चाहिए? इनर मोटिवेशन। और आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका लास्ट ट्राई भी आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सो ऑलवेज क्या करना है आपको? ट्राई करते रहना है और अपने आप पे कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अपने आप पे इतना भरोसा रखो कि आप जो भी कर रहे हो आप वो कर सकते हो। हालांकि आपके लाइफ में काफी आपको हो सकता है काफी डिमोटिवेट हुए हो, आपको सक्सेस ना मिला हो, बट आपका एक लास्ट ट्राई, वो भी आपके लिए क्या है, एक सक्सेसफुल ट्राई हो सकता है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 14 पे बेस्ड। आर्टिकल 14 देखो क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर हम इन दोनों को देख लें तो क्या है? अगर हम देखो दोनों को अगर हम डिफरेंस ही करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या कहता है? आज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। और सेकंड जो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने लिए यूएसए से। ठीक है, अब इंस्पायर होके लिया, इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन से लिया का मतलब यह है कि हम ना ब्रिटेन से इंस्पायर होके इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हमने। बट ऑन द अदर हैंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हम कहां से इंस्पायर हुए थे? यूएसए से। अब देखो, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ कि लॉ के आगे सारे इक्वल है। चाहे लॉ आप किसी भी स्टेटस से मैं बिलोंग कर दो, आप कैसे भी हो, बट एक लॉ के आगे आप जो है वो इक्वल है। तो मीन्स ये क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट इसको अगर हम समझे तो कैसे कह सकते हैं? सपोज यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी है, कैंडिडेट है, एक एससी का है, एक पीडब्ल्यूडी है, तो ये सारे जो है इक्वल है एक लॉ के आगे। ठीक है, अब देखो, एक हमारा, अगर हम किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझे, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। एक की हाइट है इतनी, एक की हाइट है इतनी, और दूसरे की हाइट है इतनी, जबकि मैच देखने के लिए जो एक दीवार बनी हुई है वो यहाँ पे है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होगा कि ये दीवार सबके लिए सेम है। अब ये लंबी हाइट वाला तो आगे जो भी चल रहा है वो देख सकता है, बट ये जो दो पर्सन है, ये क्या है? हिंड्रेंस है ये दीवार। ये इनको आगे कुछ नहीं पता चल रहा कि चाहे वहां पे कुछ प्ले चल रहा है या कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, तो ये वो नहीं देख सकती। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सारे इक्वल हैं, आपको कुछ कोई स्पेशल, आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगी। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है कि अब देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हम क्या होता है, मान लो ये एक इतनी हाइट का पर्सन था, दूसरा इतनी का था, तीसरा जो है इतनी का था। अब दीवार थी यहाँ पे, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में हम क्या करेंगे कि जो जिसकी हाइट थी कम, अब इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम कुछ हेल्प प्रोवाइड कराएंगे सो दैट ये भी इस लेवल पे पहुंच सके कि वो भी मैथ्स दे सके। अब कह सकते हैं हम कि जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। रिजर्वेशन किन को प्रोवाइड करते हैं? जो लाइक SC ST कैटेगरी होगी, जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं सो दैट वो compete कर सके। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है?
ये है पॉजिटिव कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको इनके बीच पता होना चाहिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बताना क्या है, नॉट अ फीचर, नॉट अ फीचर बताना है। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इट्स अ नेगेटिव कंसेप्ट एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी। तो अब हमें पता चल गया ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है, नॉट नेगेटिव कंसेप्ट। तो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया क्या है, ए। बट हम जो अदर ऑप्शन है हमारी वो भी देख लेंगे। अब देखो सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है, ये बताया गया है कि इट प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब देखो सर्कमस्टांसेस चाहे कैसे भी है बट इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब देखो ये पर्सन था, इसकी हाइट लंबी थी, और इसको इक्वल ट्रीटमेंट हमने कैसे प्रोवाइड करवाया, ये रिजर्वेशन देके या कुछ टूल्स प्रोवाइड करवा के, सो दैट ये भी मैच देख सके। अब लो शुड बी द सेम फॉर सिमिलर एप्लीकेशन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ठीक है ये भी। और लाइक शुड बी ट्रीटेड अलग, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में मेजर डिफरेंस यही है कि इक्वालिटी में हम सबको एज ए सेम ट्रीट करते हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट। तो यहाँ पे ये है इक्वालिटी। बट इक्विटी क्या हो जाएगा, जब हम हर पर्सन को एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी इक्विटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सीलिंग ऑफ एनुअल इनकम फॉर द क्रीमी लेयर इन 1933? 1933 नहीं, सॉरी 1993। अब देखो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कब आया था, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट हमारा आया था एक हमारा ना जो आर्टिकल 16 है उसमें हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो रिजर्वेशन में ही हमारा निकल के आया क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में क्या है कि जो ग्रुप ए या ग्रुप बी सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, सीसी के मेंबर हो गए, कि इनके जो सबके बच्चे होंगे उनको क्या है, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो है वो नहीं प्रोवाइडेड होंगे। या फिर इसमें आप ना ये भी, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, आर्मी, आर्मी पर्सनल्स हो गए, कॉलोनल हो गए। कॉलोनल लेवल से जो उनका हायर रैंक होता है ना आर्मी में, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अब क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में सबसे पहले जो हमारी सीलिंग लगाई गई थी, इतने इनकम वाला जो पर्सन है वो उसको क्रीमी लेयर के अंडर काउंट किया जाएगा। सबसे पहले 1993 में जो हमारी सीलिंग लगाई गई थी वो थी 1 लाख। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। बट अब देखो 1993 में 1 लाख लगाई गई थी, इसके बाद ये रिवाइज होती गई 2000, यस 2004 में क्या हुआ, ये हो गई थी सीलिंग 2.5। फिर 2008 में हमने जाके इसको कर दिया 4.5। अब उसके बाद 2013 में ये सीलिंग और इंक्रीज कर दी गई कि 6 लाख से अबव जिसकी इनकम होगी, लाइक ग्रुप ए या ग्रुप बी, एनुअल इनकम जो है ये सीलिंग लगा दी गई, और उनको क्या कर दिया गया, क्रीमी लेयर के अंडर आए। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1979 बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। इट इज रिलेटेड टू, हमें बताना है कि जो मंडल कमीशन था ये किससे रिलेटेड है। अब देखो जो मंडल कमीशन है, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडल कमीशन जो है ये कब बनाया गया, कब अपॉइंट किया गया। तो ये अपॉइंट किया गया था 1979। और किसने अपॉइंट किया था, मोरारजी देसाई ने। अब देखो ये नहीं कि एक क्वेश्चन में से आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। मंडल कमीशन कब अपॉइंट हुआ, किसने बनाया, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, और किस लिए था। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए आपके। 1979 में ये बना था, और किसने बनाया था, मोरारजी देसाई ने। किस लिए बनाया था ये अब बताओ मुझे। ऑप्शन ए हमें दिया गया पॉवर्टी एस्टिमेशन, बी है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सी है हमारा पंचायती राज, एंड डी है हमारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर इसका, पॉवर्टी एस्टिमेशन। नहीं, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। जो बच्चे ये अपना आंसर दे रहे हैं वो इनकरेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, यस, आंसर डी। आंसर हमारा डी करेक्ट है। ठीक है,
मंडल कमीशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा 1979 में टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब देखो, आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ना है। मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, वो रिपोर्ट सबमिट की थी इन्होंने 1980 में। एंड इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा इंडिया है वहां पे 3000 प्लस मीन 3743, उस टाइम पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था ये कि 3743 कास्ट है, बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं, और 52% टोटल पॉपुलेशन जो है वो ये कवर करती है बैकवर्ड क्लासेस। और कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए ओबीसी क्लासेस को। अब ये भी आ सकता है, देखो 27% रिजर्वेशन टू दी ओबीसी क्लासेस, ये किसने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया गया था बाय मंडल कमीशन। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी राइट्स वर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। और हाउ मेनी राइट्स ये तो सबको पता है, बट यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया, ओरिजिनली, ओरिजिनली कितने राइट्स थे, तो आपको ये बताना है। तो ओरिजिनली कितने राइट्स थे, यस 6। जो भी 6 कह रहे ना वो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। 7 अब कैसे है, देखो ये बताओ। बिकॉज 7 ऐसे है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी 19 आर्टिकल में 19 का एफ था, जो 19(1) एफ, ये डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये डिलीट कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, फंडामेंटल राइट से डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिया गया था। और अब ये किस में है, आर्टिकल 300 में, ठीक है। और आर्टिकल 19 में टोटल देखो, 19 हैड 7 राइट्स, बट इन दी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, उसमें क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। एंड करंटली दिस इज अंडर आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट। अब देखो 6 राइट्स जो है आर्टिकल 19, वो कौन कौन से हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, थर्ड है हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, एंड लाइक यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू असेंबली, नेक्स्ट है हमारा राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, ये सारे हमारे इंक्लूडेड है आर्टिकल 19 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20। अब देखो आर्टिकल 20 पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 का नाम क्या है। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है एक्सपेक्टो, नो एक्सपेक्टो, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रीमेशन। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, इसका नॉट कवर्ड कौन सा है, ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। बट अब देखो नो सेल्फ एक्सपेक्टो, नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि आपको एक ही क्राइम के लिए डबल सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। और एक्सपेक्टो का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी क्राइम, सपोज अगर आप आज क्राइम करते हो, कोई कल लॉ बना, कल मॉर्निंग लॉ बन गया, तो वो कल जो लॉ बना है मॉर्निंग में वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आप पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, यस, जो ऑलरेडी चल रहा है वो आप पे लॉ एप्लीकेबल होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ आप पे एप्लीकेबल होगा, इन फ्यूचर कोई भी लॉ बन रहा है उसके तहत आपको सजा नहीं सुनाई जा सकती, ठीक है। तो अब थर्ड हमारा है नो सेल्फ इंक्रीमेशन। नो सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब क्या है, कि आप अपने अगेंस्ट प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर सकती, कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप प्रोवाइड करो।
अब नो सेल्फ इंक्रीमेशन में देखो और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि ये एक्सटेंड किस किस पे है, नो सेल्फ इंक्रीमेशन किस पे एक्सटेंड है, extend to both oral and oral evidence and ये जो है oral, एक मिनट, oral evidence and किस पे एक्सटेंडेड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ये इन दोनों पे एक्सटेंडेड है, इसके अलावा नो सेल्फ इंक्रीमेशन ये किसी पे भी एक्सटेंड नहीं है। तो देखो ये आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, आपको सारा बता ही दिया है, कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट खुद विटनेस बने, ठीक है, ये होता है नो सेल्फ इंक्रीमेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस टेक द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अब देखो किस में बताया गया है कि वाइडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, यस, तो ये हमारा बताया गया है मेनका केस 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आप कर सकते हो कि आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट टुक द नैरो इंटरप्रिटेशन। बट इन मेनका गांधी केस क्या है, मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द लॉ इज रीजनेबल फेयर एंड जस्ट। और मेनका गांधी के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हमारा हुआ था उसमें लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें क्या बताया गया, प्रिंसिपल रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड द लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट पावर टू डिप्राइव इंडिविजुअल्स टू द राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14। अब देखो राइट टू एजुकेशन के बारे में हमारी फंडामेंटल राइट में भी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है एंड डीपीएसपी में भी बात की गई है। बट फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन का चिल्ड्रन को प्रोवाइड करवाया गया बिटवीन 6 to 14, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर बात की गई है, आर्टिकल 21A। आंसर हो जाएगा हमारा बी। गॉट इट। अब ना देखो आपने इसका आंसर दे दिया 21A, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होंगे, क्या कंफ्यूज होंगे कि आर्टिकल 16 to 14 जो है एजुकेशन, सॉरी आर्टिकल 21A जो है वो एजुकेशन से डील करता है, और इसकी जो एज क्या दी गई है 6 to 14। बट अगर यहीं पे आपको आ जाए कि डीपीएसपी में कितनी एज प्रोवाइड की गई है, कितनी से कितनी एज तक के बच्चों को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे एज क्या हो जाएगी, यस, कौन कौन बताएगा, यस, देखो डीपीएसपी में जो हमारी एजुकेशन की एज है वो है अप टू 6। बिकॉज देखो स्टेट के पास ना इतने रिसोर्सेज नहीं है स्टेट पे, और ये हमें ना स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है, फाउंडेशन नहीं है हालांकि ये स्टेट पे, बट फिर भी ये स्टेट पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है कुछ सोच समझ के ये 6 एज दी गई है कि 6 की एज तक मिनिमम बेसिक एजुकेशन ये गवर्नमेंट का काम है कि प्रोवाइड करवाए हर स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एज दी गई है अप टू 6। बट फंडामेंटल राइट में ये एज क्या है 6 to 14 की, ये फंडामेंटल राइट है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, किस एज तक, टिल 14, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एज थोड़ी ज्यादा है, बट इन फंडामेंट सॉरी डीपीएसपी ये एज क्या है अप टू 6। जब तक वो 6 की एज कंप्लीट नहीं करते तब तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। और अब देखो अगर हम नेक्स्ट फिर आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी पे, अब फंडामेंटल राइट तो है, अब फंडामेंटल ड्यूटी में भी जो एजुकेशन की एज है वो है 6 to 14, सेम एज फंडामेंटल राइट की ये ड्यूटी भी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है टिल द एज ऑफ 14, मिनिमम एजुकेशन तो होनी चाहिए
अब देखो 6 तक की एज तक अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है तो पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को एट लीस्ट 6 to 14 ईयर तक की एजुकेशन तो प्रोवाइड करवानी नेसेसरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आप सारा पढ़ सकते हो कि जो हमारा एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था 21A, ये ऐड किया गया था 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था। राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, 45 एंड 51A। अब देखो ये हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से, ये हमारा हो गया डीपीएसपी, ये हमारा हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये तीनों आपको पता चल गए, एज भी पता चल गई। अब आई होप अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी एज में, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट वेट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। अब देखो आर्टिकल जो 22 है हमारा फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 22 ये किससे डील करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 22 का नाम क्या है। वेट, पेन ले ले। देखो आर्टिकल 22, शिट शिट, वेट 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 वेट, यस, आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या बताया गया है कि एक हम ना दो एक्शन ले सकते हैं, एक तो हमारा होता है प्यूनिटिव एंड एक हमारा होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इस क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, किसी को शक के भी उस पे हम अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है? तो उसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 3 मंथ्स। ठीक है, बट इसको 3 मंथ्स को रिड्यूस कर सकते हैं हम, या इंक्रीज भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जजेस। एक हमारा बोर्ड बिठाया जाएगा, उसके बेसिस पे ये कम किया जाएगा। तो हमारा अभी क्या है करेंटली, ये 3 मंथ। 3 मंथ से ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता जब तक कि ये हमारा बोर्ड जो है वो एक्सटेंड ना करे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। अब देखो आर्टिकल 23 किससे डील करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 23 जो है, आर्टिकल 20, एक तो पेन का नहीं पता चल रहा आज, पेन कहाँ घूम रहा है। यस, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 देखो क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आपको बस यहाँ पे दो टर्म्स ही याद रखनी है, फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये जो हमारा डील करता है आर्टिकल 23, इसको प्रोहिबिट करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए एंड किसी से हमें फोर्सली लेबर नहीं करवाना। तो अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? नॉट प्रोहिबिट अंडर आर्टिकल 23। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14,
इन फैक्ट्री माइंस एंड हजार्डियस एक्टिविटीज। सेकेंड है बेगर एंड फोर्स लेबर। ये तो देखो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि फोर्स लेबर हो गया या बेगर हो गया। ये हमारा आर्टिकल 23 के अंडर डील होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है देवदासी एंड स्लेवरी। देवदासी एंड स्लेवरी क्या है, ये भी एक फोर्स लेबर या फिर ट्रैफिकिंग की फॉर्म में ही आता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन मतलब करेक्ट, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ पर्सन लाइक गुड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये भी आएगा। अब बचा देखो हमारा क्या बचा, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। ये जो है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करता है इन दी जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करता है फैक्ट्रीज में, माइंस में या फिर हजार्डियस एक्टिविटीज में। तो ये कौन सा आर्टिकल डील कर, इससे कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है ये सब, तो ये हम किसके अंडर करते हैं, आर्टिकल 24, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में अब देखो आर्टिकल 25 जो है इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। आर्टिकल 25 में हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें हम चार याद रखेंगे, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट में जाएगा फ्रीडम टू प्रोपिगेट द रिलीजन। बट हमारा जो है रिलीजन, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन, ये हमारा आर्टिकल 25 के अंडर नहीं आता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉट कम बताना था हमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखो, ये आप सारे पढ़ सकते हो, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपिगेट। कंसाइज क्या होता है, इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल विद द रिलेशन ऑफ गॉड, कि वो आप अपनी अपने अकॉर्डिंग आप आपका अंदर किस भगवान को मानता है, ये हो जाता है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइज। प्रोफेस, कि आप कौन से रिलीजियस बिलीव को मानते हो, कौन से को प्रैक्टिस करते हो, कौन से को प्रोपिगेट करते हो, ठीक है। तो ये हमारा है आर्टिकल 25। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अंडर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर वेरी फॉर एवरी religious denomination has been provided, ठीक है। As per Supreme Court, there are three factors for the identification of religious denomination. Which of the following is not a factor? आज के क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की है कि मोस्टली क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, नॉट अ फैक्टर, नॉट नॉट नॉट, है ना। तो चलो इसमें भी हमें बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे हमें डिनोमिनेशन है जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रिलीजियस डिनोमिनेशन को, ठीक है। तो अब देखो, शुड बिलीव इन वन डाइटी, क्या ऐसा है कि एक ही डाइटी में भी लोग बिलीव करना चाहिए। सेकंड, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ दैट दे रिगार्डेड एज अ कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। थर्ड है हमारा, शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस अफेयर मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए, शुड हैव अ डिस्टिंक्टेड नेम। अब देखो, तो ये फर्स्ट नहीं है ना हमारा, शुड बिलीव इन वन डाइटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि एक ही डाइटी में बिलीव करना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो, 32 क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द माइनॉरिटीज डेफिनेशन एंड आर्टिकल 30। अब देखो आर्टिकल 30 जो है ना, इसमें दो तरह के माइनॉरिटीज के बारे में लिखा गया है, और ये जो दो तरह की माइनॉरिटीज है कौन सी है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, 32 के बाद 33, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 जो है जिसे हम क्या कहते हैं, रिट्स, तो इसे क्या कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये भी सॉल्यूशन देखो, एज पर बी आर अम्बेडकर, और ये आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 32 of Indian Constitution grants individual the right to move to the Supreme Court of India
फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एम्पावर एनी कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। अब देखो, पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए किसी भी कोर्ट को रिट्स इशू करने की, कि कोर्ट को कह सके कि वो आप रिट्स इशू करो या फिर इसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर दो। या पार्लियामेंट को होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को होनी चाहिए, हाई कोर्ट को होनी चाहिए। यस, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर, देखते हैं किस किस का सही हुआ। आंसर होगा बी। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है टू ऑर्डर, सॉरी, टू इशू रिट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर आर्टिकल 32 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी एनफोर्सेबल। 32 में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी एनफोर्सेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली, स्टैट्यूटरी राइट ओनली, या ऑल द अबव राइट। यस। अब देखो, आर्टिकल 32 जो है रिट्स, बी आर अम्बेडकर ने जिससे कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है ओनली फंडामेंटल राइट्स ही एनफोर्सेबल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स जुरिडिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। अब देखो, फंडामेंटल राइट की जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो ओरिजिनल है एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। ठीक है, पहले ये वर्ड क्या था, थोड़ा प्रोनाउंस करने में इधर उधर हो गया था, जुरिडिक्शन। थर्ड देखो, सी क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। नेक्स्ट हमारा है नॉट ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। आंसर आपने देख तो नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। अब देखो, नॉट एक्सक्लूसिव का क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल क्यों कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट की वो जुरिडिक्शन है कि वो फंडामेंटल राइट के बारे में किसी को भी सुन सकता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, वो ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। बट एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन केसेस को सुन सकता है, नहीं, जो हमारे हाई कोर्ट है उनके पास भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स की सुन सकते हैं। अगर किसी का हनन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। हमने देखा था ना कि जो रिट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी। अब इन दोनों में से किसकी वाइडर जुरिस्डिक्शन होती है, ये एक आपका आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो हम उसी में देखेंगे। अदरवाइज आपको क्या है, आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखो, अब देखो हाई कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो किस आर्टिकल के अंडर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है अलग क्वेश्चन। आर्टिकल 2 to 6 एंड सुप्रीम कोर्ट के पास किसके अंडर है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसमें आपका देखना है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओनली रिट्स इशू कर सकता है फॉर द फंडामेंटल राइट, बट हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है फॉर बोथ फंडामेंटल एज वेल एज ऑर्डिनरी राइट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। गॉट इट? ये ना हो कि आप कहीं समझो कि आपको बताया है, नो। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, while High Court can issue writ against a person or government within its territorial jurisdiction or only outside jurisdiction if the cause of action arise within the territorial jurisdiction. थर्ड हमारा है, सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन while हाई कोर्ट में रिफ्यूज। नेक्स्ट डी है हमारा, सुप्रीम कोर्ट हैज मोर पावर देन द हाई कोर्ट रिगार्डिंग रिट्स। अब
जो मैंने आपको बताया था वो भी स्टेटमेंट आपकी आ गई फोर्थ में। तो अब इनमें नॉट बताना है, नॉट का कौन सा होगा। अब देखो आपको मैं बता देती हूँ कि कौन सी करेक्ट होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। इसको भी आप ऐसे लाइक डिफरेंस वे से कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ही देखो क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट पे रिट्स इशू कर सकता है, बट जो हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी लॉ, लॉ पे भी रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, सेकंड देखो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू, सुप्रीम कोर्ट एक सेंटर लेवल पे है, तो सेंटर लेवल पे कुछ भी, ये कोई भी कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो उस पे अपना क्या है, इशू कर सकता है रिट। बट हाई कोर्ट क्या है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। अगर इस स्टेट की एक हाई कोर्ट यहाँ है तो इस स्टेट पे ही जुरिस्डिक्शन बता सकती है, या कोई इंसिडेंट हो सकता है, वो इंसिडेंट यहाँ का इधर बस ओरिजिनेशन हुआ है, उसका अराइज हुआ है, तो उस पे भी हाई कोर्ट बता सकती है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। थर्ड देखो, सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिडिक्शन व्हाइल द हाई कोर्ट में रिफ्यूज, रिफ्यूज कर सकता है बट करते नहीं है नॉर्मली। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट देखो, हाई कोर्ट हैज मोर पावर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है लेस पावर है। बट हाई कोर्ट के पास क्या है, मोर पावर है। क्यों है, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट पे ही नहीं ऑर्डिनरी लॉ पे भी रिट इशू कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओनली फंडामेंटल राइट पे ही रिट्स इशू कर सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर कम है और हाई कोर्ट की ज्यादा है। सो हमारी जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है रिट्स पे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्सरी, सरसरी। अब देखो जो हमारी हैबियस कॉर्पस है इसको हमने मैच करना है कि इनका मीनिंग क्या है। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। तो हमारा अब देखो इसको आप ना अगर एक आधा भी पता हो ना, उससे भी आप थोड़ा आइडिया लगा के निकाल सकते हो आंसर। अगर हमारा फर्स्ट का डी है तो आप दो एलिमिनेट कर दो, आपको श्योर है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेकंड है उसका सी है, मैंडेमस का क्या है, वी कमांड, तो ये भी आपको श्योर हो गया। अब आपको कंफ्यूजन आएगी बी ए या ए बी। इसमें देखो आपको या तो आना चाहिए या आपको फिर वही है कि दो ऑप्शन आपके पास 50-50, तो कोई भी लगाओगे ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है, प्रोहिबिट करना, टू फॉरबिड, मना करना किसी चीज को, तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपका आंसर ये हमारा हो जाएगा सी। और सर्सरेरी का हो जाएगा टू बी इनफॉर्म्ड। ये आप ये पढ़ सकते हो, और इस पे काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और मोस्टली टाइम ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं इसी पे ही कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा आपको ये ध्यान से पढ़ना है सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which of the following grid is the bulwark, bulwark या defensive wall, as a defensive wall काम करती है of the individual liberty against arbitrary detention। तो ये कौन सी है, एज अ वॉल कौन सी काम करती है, दैट इज हैबियस कॉर्पस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो, हैबियस कॉर्पस जो है, अब देखो हैबियस कॉर्पस में ना आपको ये भी पता होना चाहिए किसके अगेंस्ट ये इशू की जा सकती है, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैबियस कॉर्पस इशू कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा हैबियस कॉर्पस कैन बी इशू अगेंस्ट दी। ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो भी ये क्वेश्चन गलत करेगा वो कल से दोबारा सीरीज नहीं लगाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर, सी। आई होप किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर गलत नहीं होगा, गलत नहीं हुआ होगा, है ना। तो चलो, जिस जिसका भी ये आंसर करेक्ट हुआ है थम्स अप करो। और ये सीरीज आपको कैसी लगी
ये भी बताओ, अपना फीडबैक देना मत भूलना, बिकॉज आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देखो, आप जितना ज्यादा फीडबैक दोगे, यूट्यूब उसी के अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है वीडियो को कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकियों तक भी ये पहुंचनी चाहिए या नहीं, ये आप पे डिपेंड है। तो ज्यादा से ज्यादा इसलिए आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इन्वॉल्वमेंट आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।